हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है टॉक शोज की श्रृंखला में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम टॉक शोज के अंदर विद्वानों को, डोमेन एक्सपर्ट्स को आमंत्रित करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इंडियन एयरफोर्स के, आप क्या कह सकते हैं, सबसे उच्चतम पदों पर काम कर चुके हैं। और वो है एयर मार्शल श्री अनिल खोसला जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार वोरा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे को ये ऑनर दिया कि मैं आपके टॉक शो पे अपने विचार प्रकट कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आ, हमारे दर्शक श्री अनिल खोसला जी से पहले भी मिल चुके हैं एक दूसरे कार्यक्रम के अंदर, जो कि चाइना के बारे में था। और अब हम आज बात करने जा रहे हैं, इश्यूज तो वही हैं, सिक्योरिटी के ही, भारत की सुरक्षा के ही, लेकिन उसमें एक नया आयाम, एक नई डायमेंशन जुड़ गई है। और वो डायमेंशन है एक नए खतरे की, जो कि ड्रोन के नाम से जाना जा रहा है। अभी बड़ी हलचल हो रही है सारे हलकों में, डिफेंस के हलकों में भी है। तो जम्मू के अंदर जो ड्रोन अटैक हुआ है और उसके बाद भी लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे तकनीकें, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, इंसानियत के भले के लिए नई नई चीजें निकल के आ रही हैं, तो वहीं उस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी निकल के आता है, जो जिसे हम कह सकते हैं डार्क साइड है। जैसे कि आप गूगल पे काम करते हैं तो गूगल आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन गूगल की भी एक डार्क साइड है। एक यानी कि आप कह सकते हो वेब की डार्क साइड है, जिसे डार्क वेब कहा जाता है। तो हर अच्छी चीज का एक दूसरा साइड देखा तो दूसरा पहलू भी आता है। इन्हीं पहलुओं पर बात करने के लिए श्री अनिल खोसला जी, एयर मार्शल साहब, स्वागत है एक बार फिर से। आपने कीमती समय निकाला, हमारे साथ आए, बहुत बहुत आभार आपका। सर, बात कहाँ से शुरू करें? ये एक नया खतरा, इसका क्या पर्सपेक्टिव है, इसके क्या चैलेंजेस हैं, इसकी भूमिका थोड़ी सी बताइए सर हमारे दर्शक को। तो वोरा साहब, बहुत आपने टॉपिक जो चुना है वो बिल्कुल इस समय इसको कह सकते हैं कि हॉट टॉपिक है और लाइव टॉपिक है बिल्कुल। और जो ये इंसिडेंट हुआ है, ऐसा है कि बिफोर भी हम डिस्कस करना शुरू करें इसके बारे में, मैं दो या तीन चीजें उसको पर्सपेक्टिव में डालना चाहता हूँ। कुछ तो आपने हिंट दे दिए हैं ऑलरेडी कि ड्रोन जो है, पहली चीज मैं कहना चाहूंगा, जो ड्रोन वर्ड हम यूज करते हैं बड़ा जेनरिक सा यूज करते हैं जी। अब ड्रोन को आप दो तरह से देखें, अगर दो उसके एक्सट्रीम एंड देखें, तो एक ड्रोन तो वो हो गया जो हेवली आर्म्ड होता है, अमेरिकन ड्रोन है जो एयर से सरफेस में मिसाइल से मार करता है, काफी घंटों तक उड़ता रहता है, काफी ऊंचाई पे उड़ता है, काफी रेंज है उसकी, उसमें प्रिसिशन वेपन है, स्टैंड ऑफ वेपन है, बड़ा वेपन, बड़ा ड्रोन है वो। और दूसरे एंड पे हो गया ये छोटे क्वाडकॉप्टर टाइप, जो बिल्कुल आप घर से उड़ा सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, साइज भी छोटा है, बैटरी ऑपरेटेड है, और इनमें छोटा सा पेलोड, आप कोई कैमरा डाल सकते हैं, ग्रेनेड टाइप ऑफ कोई वेपन डाल सकते हैं। तो ये दूसरे एंड पे हो गए। अब इसके बीच में बहुत वैरायटीज हैं ड्रोन्स की। जी। तो ये जो ड्रोन्स हैं, अब एक तरह का जो ड्रोन है वो तो पूरा मिलिट्री यूज में आ गया। अब जो दूसरे ड्रोन्स हैं वो उनका ड्यूअल यूज है, मिलिट्री यूज भी है, सिविल यूज भी है। जैसे आपने बोला, टेक्नोलॉजी तो टू एजेड सोर्ड होती है, उसको इधर से यूज कर सकते हैं, उसको उधर से भी। तो एक तो ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज है, जो बड़े ड्रोन हमने पहले बात की कि जो वॉरफेयर में यूज होता है, वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के उसमें रेलम में आता है जी। कि ये डिफेंस सर्विसेज जो उसको डील करती हैं। अब उसका सिग्नेचर पड़ा है, रडार उसको पकड़ लेते हैं, उसको हम मिसाइल से गिरा सकते हैं, फाइटर जहाज से गिरा सकते हैं। लेकिन ये जो छोटे वाले हैं, इनको डील करने के लिए डिफरेंट प्रॉब्लम, चैलेंजेस कुछ और ही हैं। और ये जो है सब कन्वेंशनल वॉरफेयर के रिल में आता है। और इसमें अब जैसे वैसे तो अभी बात हो रही है ड्रोन की, अब इसमें ड्रोन ही नहीं, ड्रोन जो है क्वाडकॉप्टर्स, यूएवी हो गए, अब इसमें पैराग्लाइडर्स, आपके पैरा मोटर्स, माइक्रोलाइट, हॉट एयर बलून, ये सारे सब कन्वेंशनल वॉरफेयर में आते हैं, कि जो नॉर्मल वॉरफेयर होती है उसमें नहीं आते हैं। आजकल एक नई टर्म भी निकली है, ग्रे जोन वॉरफेयर। अब उसमें क्या है, चाइनीज एक्सपर्ट हैं, अब उसमें क्या है, वो लड़ाई तक जाने नहीं देते, उससे पहले ही काफी हरकतें करते रहते हैं, और जिससे कि ऑब्जेक्टिव उनका अचीव हो जाए। और मिलिट्री ही नहीं, काइनेटिक नहीं, वो हर एक चीज में, इकोनॉमी में, साइबर में, आई मीन हर एक चीज को वेपन बना लेते हैं। तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, जो आपने हिंट किया बहुत बढ़िया से, कि जो ड्रोन है
वो अच्छा ड्रोन भी है, बुरा ड्रोन भी है, डिपेंड करता है कौन क्या यूज कर रहा है। अब आप देखिए हॉबी की तरह से ये शुरू हुआ, हॉबी के तौर पे आप रिक्रिएशनल उसमें यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके कमर्शियल यूज हो रहा है अभी। अमेजोन वगैरह जो है आपके डिलीवरी उसमें शुरू कर रहे हैं, शादियों वगैरह में, बड़े जी फंक्शन में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होती है। अब आप देखिए उसमें ऑर्गन्स डिलीवर हो रहे हैं ताकि वो ट्रैफिक में ना फंस जाए गाड़ी। जी और मेडिसिन जो है, उसके बाद हर एक फील्ड में आप सीस्मिक स्टडी देख लीजिए, रेडिएशन स्टडी देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देख लीजिए, जी। डिजास्टर मैनेजमेंट देख लीजिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट देख लीजिए, सर्वेज। तो आप हर एक चीज में ड्रोन्स का बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत यूज हो रहा है अच्छी तरह। आजकल अब तो ये वैक्सीन्स भी गलत, पहुंचाई जा रही है, वैक्सीन्स वैक्सीन पहुंचाई पहुंचाई जा जा रही रही है। है। कई कंट्रीज में जहां पर एक्सेस नहीं है वहां वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। भाई बड़ा सही कहा आपने। अब ये गलत हाथ में पहुंच जाए तो क्या होगा? वही चीज है, टेररिस्ट अटैक, उनकी रेकी। अब ये कुछ छोटा सा बॉम्ब या कुछ डाल के अगर गिरा दें, अगर हैवी जो नीचे जो अगर बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट या वो है तो उसमें डैमेज काफी आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो सकता है। अब इसमें स्मगलिंग आपने देखी होगी, बॉर्डर पे रोज न्यूज आती है कि स्मगलिंग हो रही है ड्रग्स की, वेपन्स की। तो ये सारे गलत यूज हैं इनके। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में ये गलत यूज हो सकता है, आपके कम्युनिकेशन जैम कर सकता है। तो जो ये पाकिस्तान है और चाइना जो है, चाइना तो इस आर्ट में बहुत माहिर है। और पाकिस्तान भी की पॉलिसी है इंडिया की तरफ, ब्लीड बाय 100 कट्स, 1000 कट्स। तो ये जो वॉरफेयर है, जो ग्रे जोन वॉरफेयर है, ये जो ड्रोन वॉरफेयर है, ये सब उसी के अंडर आती है। तो मैंने कहा ये मैं पर्सपेक्टिव आपको थोड़ा बता दूं। और एक लास्ट, बिफोर आगे चलें उससे एक लास्ट वो ये है कि ये जो मुद्दा है ये सिंपल एक ड्रोन का नहीं है कि हाँ भाई 2-3 ड्रोन आ गए या हैंड ग्रेनेड गिरा दिया उसमें या कुछ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, पूरा वर्ल्ड इससे जूझ रहा है। एंड जैसे कि मार्केट है, अगर आप लास्ट टाइम एक्सेस हुआ था कि 900 मिलियन की मार्केट है और बढ़ेगी ये आगे। अच्छा, नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, नाउ अवेलेबिलिटी इसकी बहुत आसान है, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अब आप हॉबी के लिए उसको खुद किट लेके असेंबल कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी है, नंबर्स बहुत ज्यादा है, अच्छा यूज है बुरा यूज है, दोनों को केटर करना है। तो ये जो इशू है ये बड़ी कॉम्प्लेक्स इशू है, बहुत बड़ा इशू है, ये छोटा मुद्दा नहीं है ये। ये बात तो ये आपकी मैं बिल्कुल सही है कि ये बात कुछ ऐसी होगी जैसे वो एयरक्राफ्ट में खाना खाने के लिए हमारे पास छुरी कांटे दिए जाते हैं और बाद में वो छुरी कांटे प्लास्टिक के आगे उन्हें लगा कि ये छुरी कांटे शायद हथियार के रूप में यूज किए जा सकते हैं। अब जी वक्त बदलता है तो शायद वक्त के साथ साथ सोच बदलती है। लेकिन एयर मार्शल साहब, इसमें जो आपने बात तो बहुत इंपॉर्टेंट कही है। अब एक 2-3 साल पहले कुछ बड़े डिफेंस के एक्सपर्ट्स जो कि बड़े ऑफिसर्स रहे हैं, उन्होंने कहा भी था कि ड्रोन आने वाले वक्त में दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। और उसके बारे में जो चैलेंजेस हैं, उसके बारे में जो एक तरह से कहा जाए, जो अंदर उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं उनके हाथ में अगर पड़ जाए तो फिर तो तबाही मचा सकते हैं फिर तो उसे। जी हाँ। तो बिल्कुल सही कहा आपने। और ये कोई नई चीज नहीं है, इसमें काफी काम हो रहा है काफी सालों से पूरे विश्व में, जैसे मैंने आपको बताया। और मैं भी इसमें काफी लिखता रहा हूँ पहले भी, और सोशल मीडिया कि हाँ भाई ये जो जो ड्रोन का यूज है ये गलत तरीके से भी हो सकता है। अब आप दुनिया में देखिए, अभी नहीं, पिछले काफी सालों से चल रहा है। वेनेजुला में, जापान में, जी फ्रांस जी में, जी सऊदी में, अरेबिया में, यूएस में, जर्मनी में, इसराइल में, और भी कई कंट्रीज होंगी जिनको मैं छोड़ गया हूँ। हर एक में कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ है, जी या फिर ये ड्रोन देखा गया है कोई इंपॉर्टेंट जगह, जैसे सऊदी में पैलेस के पास दिखा। अब यूएस में देखिए वो व्हाइट हाउस के लॉन में गिरा। अच्छा, फ्रांस में वो ग्रीन पीस वालों ने एक ड्रोन को न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे जाके गिरा दिया, टू डेमोन्स्ट्रेट कि हाँ भाई आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कितने वल्नरेबल हैं। ठीक है। अच्छा, अब तो इसराइल तो हमेशा फेस करता रहता है ये इस तरह की वॉरफेयर। तो ये पूरे दुनिया में इसका यूज हो रहा है। अच्छा, इंडिया में भी अगर आप देखें पहले, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में आपने तो सुना होगा पिछले कई सालों से बीच बीच में कई बार फ्लाइंग बंद हो जाती थी क्योंकि ड्रोन देखे जाते थे। ये मैंने मैं ये नहीं सुनने कह में रहा आया कि है ये। टेररिस्ट अटैक थे, क्योंकि जी लोगों को पता नहीं था कि हाँ भाई ये ड्रोन उड़ा रहे हैं, एयरपोर्ट के पास खतरा हो सकता है। अच्छा, और तो और प्रेसिडेंट के घर के पास भी एक ड्रोन पकड़ा गया था। तो ये
जो नॉर्मल पब्लिक है उनकी अवेयरनेस की भी जरूरत है। ये जो जैसे इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये मुद्दा जो है सिर्फ डिफेंस फोर्सेस का नहीं है, सिर्फ वॉरफेयर का नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये। और आपने सही कहा कि पूरा विश्व में इसके वो हैं, और कई इसमें कई काम भी हो रहे हैं। वो जो हम बात करेंगे धीरे धीरे तो वो सब निकलेगा धीरे धीरे कि किस तरह इसमें इसको मिटिगेट करने के लिए काम हो रहे हैं। इसको सरकार कितने बड़े खतरे के रूप में ले रही है सर, और स्टेक होल्डर्स कौन कौन है इसमें? हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट सरकार क्वेश्चन इसको है। कितने बड़े खतरे के रूप में भाप भाप रही है इस टाइम, हाँ और जी, वो इसको डील करने के लिए क्या हो सकता है? उन्हें मालूम है कि इसके पीछे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, जो नॉन फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, जी देश हाँ, हो सकते हैं, और कई हमारे इलाके ऐसे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, जम्मू बॉर्डर पे है बिल्कुल, तो हाँ जी, वहां से अब बिना किसी ह्यूमन क्या कहते हैं कनेक्ट के आप यू कैन इन्फ्लिक्ट द डैमेजेस। हाँ ये जी, खतरे बहुत बड़े हैं सर, ये तो। जी जी हाँ। तो इसमें जो आपने बात कही उसमें दो मेजर मुद्दे आते हैं। पहले तो आपने बात की स्टेक होल्डर की। जी अच्छा, तो इसमें आपको क्लैरिफाई कर दूं कि सोशल मीडिया में भी चल रहा है, ट्रोलिंग भी हो रही है एयरफोर्स की कि एयरफोर्स क्या कर रही है, और एयरफोर्स खुद को नहीं बचा पाती और किसको बचाएगी, एयर डिफेंस का क्या फायदा। तो ऐसा है कि ये जो मुद्दा है ये बहुत, इसमें स्टेक होल्डर काफी हैं। अब गवर्नमेंट के सारे जो काफी लोग इसमें लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं इसको समाधान निकालने में। तो स्टेक होल्डर जैसे एमओडी तो हो गया, क्योंकि उनके जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, आपके मिलिट्री टारगेट्स, वो काफी हैं जिनको जी अटैक किया जा सकता है, जैसे कि जी अभी हुआ है। जी अच्छा, जैसे मोका मिलिट्री ऑफ सिविल एविएशन इन्वॉल्व है, डीजीसीए इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें रेगुलेशंस बनाने की जरूरत है, लेजिस्लेशन करने की जरूरत है। तो और मैं रेगुलेशंस के बारे में, एसओपीज के बारे में बाद में बात करूंगा, तो वो बना रहे हैं। अच्छा, एमएचए मिलिट्री होम अफेयर्स आ जाता है, क्योंकि उसको इन्फोर्स करना पड़ेगा। उसको अगर जी आपने रूल बना दिया तो इन्फोर्स कौन करेगा? पुलिस करेगी, पैरामिलिट्री करेगी, तो एमएचए आ गया। अच्छा, उसमें एसओपी बनाने की जरूरत है। अच्छा, नाउ इसमें ऐसा है कि जितने भी वीएवीपी हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन तो उसको सेफ नहीं कर सकती। जी तो जिसका वीएवीपी है, जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है सिक्योरिटी के लिए, इस तरह के खतरे के लिए, वो अपना खुद का सिस्टम लगाता है और उसको खुद देखना पड़ता है कि वीएवीपी कैसे उसको सॉल्व किया जाए। जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे बड़े वो हो गए, वो तो ठीक है, एयर डिफेंस में आ गए, कन्वेंशनल वॉरफेयर में। लेकिन ऐसे छोटे जो खतरे हैं, सब कन्वेंशनल जो मैंने बोले, उसको ना जिसका जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको देखना पड़ता है कि वो अपना इस थ्रेट से बचाएं। अच्छा, इसमें जनरल पब्लिक को भी बहुत रोल है। जनरल पब्लिक को पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ भाई, इससे क्या खतरा हो सकता है, और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। अब जैसे आप देख लीजिए, गन लाइसेंस होता है, करेक्ट? अब गन लाइसेंस अगर फ्री हो करते हैं, कई कंट्रियों में बहुत फ्री है, तो देखिए कैसे कहाँ पर गन गन यूज होती है, तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है। उसी तरह इसका खतरा भी ज्यादा है, इसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। फिर उसमें रेगुलेशंस की जरूरत है, एसओपी की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, इक्विपमेंट की जरूरत है। ये सारे चीजों में काम हो रहा है। डीआरडीओ रिसर्च और सिस्टम बनाने की जरूरत है, जो कि इनको गिरा सके जब जरूरत पड़े। तो इसमें जो है स्टेक होल्डर्स बहुत ज्यादा है, और इसमें कई चैलेंजेस भी हैं उसके बाद। फिर तो उसके जैसे आगे बढ़ेंगे तो चैलेंजेस भी आ इसमें जाएंगे सर ये उसके। क्या हमारे पास कोई ऐसे, ये इस छोटे छोटे चिड़िया जैसे ड्रोन्स को डील करने के लिए कोई एंटी ड्रोन सिस्टम्स अवेलेबल हैं क्या? हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी है क्या हमारे पास? जी हाँ। तो इसमें क्या है कि बहुत बढ़िया सवाल किया आपने कि इनको अगर मतलब आप फेस कर रहे हैं तो इनको तो गिराना भी पड़ेगा कभी ना कभी। तो टेक्नोलॉजी और इसके जो सिस्टम्स हैं उसके बारे में बात करने से पहले मैं 2-3 मिनट लूंगा कि इसमें चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। जी जी अब जी देखिए, हाँ, अब देखिए आप जो चैलेंजेस हैं इसमें, इसका जो जो छोटे मोटे आपने जो बोला चिड़िया जैसे हैं, जी एक तो जी साइज जी बहुत कम है, तो रडार पे दिखाई नहीं देते। अच्छा, कई रडार हैं जिनमें कि छोटी चीजें भी, चिड़िया भी पिकअप हो जाती हैं, लेकिन उनको सप्रेस कर दिया जाता है, क्योंकि अगर वो सब दिखाना शुरू कर दें तो फिर तो पूरा पिक्चर ही क्लटर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें हाँ, एनिमी जहाज वगैरह जो निकल जाएंगे। अच्छा, इनके विजुअल सिग्नेचर बहुत छोटा है। अब रात को अगर ऑपरेट करें तो और भी प्रॉब्लम है। अच्छा, इनकी जो हीट सिग्नेचर है वो भी बहुत कम है, तो आप इसमें आईआर वाली मिसाइल्स भी नहीं यूज कर सकते। नॉइज सिग्नेचर कईयों में बहुत कम है, कईयों में ज्यादा है, ये इज नॉट यूनिवर्सल। अच्छा, लो लेवल पे ऑपरेट करते हैं, बहुत अल्ट्रा लो लेवल पे, उसकी अपनी इशू है। अच्छा, ये कहीं कहीं से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं।
तो ये सारे जो सिस्टम्स को आप अगर आप देखें, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो इसको डिटेक्ट और ट्रैक करना भी बहुत आसान नहीं है। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। जैसे आपने बोला कोई टेक्नोलॉजी सिस्टम्स है कि नहीं है, तो उसमें एक तो हो गया आपका हार्ड किल। हार्ड किल हो गया आपका मतलब कि गन वगैरह, बिल्कुल आइटम वगैरह बिल्कुल से आपने गिरा दिया उसको। बिल्कुल बिल्कुल दूसरा हो गया आपका सॉफ्ट किल। अब बिल्कुल। ये सिस्टम जो है पूरे दुनिया में इनका रिसर्च चल रहा है और सिस्टम बन रहे हैं ये। अब हार्ड किल में क्या है कि आपने गन से गिरा दिया। जो पहला, अच्छा आपको बताऊं, पहला जो ड्रोन गिरा था वो भी हेलीकॉप्टर से गिराया गया था, वो गनर ने शूट किया था। अच्छा, बहुत पहले की बात है, ये 1999 की बात है। ये अच्छा अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब जैसे गन से गिरा दिया, या फिर बालाकोट में भी ऐसे इंसिडेंट हुए थे कि बलून्स आ रहे थे उधर से, हमने गन से गिराए। अब क्या है कि अब गन्स फायर करेंगे तो जो बुलेट्स हैं उनसे भी डैमेज हो सकता है। अब ये अर्बन एरिया में हुआ तो और भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब अर्बन एरिया में हुआ है, एक तो जहां गिरेगा वहां पर डैमेज होगा, जहां ड्रोन गिरेगा। दूसरा जो आप सुना जम्मू के अंदर भी बंदूकों से गोलियां छोड़ी गई हैं। गोलियां चली हैं। अब जब गोलियां गिरेंगी तो प्रॉब्लम, मैं जैसे आपको बालाकोट के एग्जांपल दे रहा था, तो हमारे जहाजों ने कुछ फायर किया था। अब वो विलेजेस में काफी क्लेम्स आने शुरू हो गए कि हमारे कैटल को डैमेज हो गया है जमीन पर। तो कोलैटरल डैमेज की प्रॉब्लम है। और जैसे सॉफ्ट किल हो गया, सॉफ्ट किल में क्या है कि जो ड्रोन्स हैं उनका डेटा लिंक होता है कंट्रोल्स के लिए, और वो जीपीएस पे डिपेंड करते हैं अपनी नेविगेशन के लिए। तो ये दोनों जो है इनको जैम किया जा सकता है। तो जैमिंग सिस्टम आते हैं जिससे इनको जैम कर दिया जाए। अच्छा, इसमें एक और जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। अब आप जैसे एयरफील्ड जैसे एरिया में आप जैमर यूज करेंगे, जो आपके अपने कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, जो आपके अपने सिस्टम्स हैं, वो इफेक्ट हो जाएंगे, वो वो भी जैम इफेक्ट हो हो जाएंगे। जाएंगे। हाँ जी। तो ये तरीके हैं इनको डील करने के लिए, दिस थिंग। अच्छा, लेकिन जो चैलेंज जैसे आप बता रहे थे कि कोई सिस्टम है कि नहीं, इसमें सिस्टम तो काफी हैं। और चाइनीज ने सिस्टम बनाया है, जर्मनी सिस्टम बनाया है, इसराइल ने बनाया है कि उनका कहते हैं ड्रोन गार्ड है। और एक आयरन बीम है, लेजर से गिराते हैं, वो लेजर से भी गिरा सकते हैं गन्स की बजाय। तो उसमें क्या है, आपकी बुलेट्स नहीं जाएंगी, लेकिन फिर भी डर है कि वो जहाँ गिरेगा ड्रोन से डैमेज होगा, लेकिन आपकी बुलेट नहीं फायर होंगी। अच्छा, यूएस का सिस्टम है, राइफल माउंटेड है, वो एम करके रेडियो वेव्स जैम कर देते हैं। अच्छा, यूएस एक एक्सरसाइज भी करता है, काफी सालों से कर रहा है, उसको बोलते हैं ब्लैक डार्ट। और ब्लैक डार्ट एक्सरसाइज क्या है कि एंटी ड्रोन मेजर्स के लिए है। अच्छा, रशिया, यूके, सारी कंट्रीज ने बनाया है। आपने न्यूज में देखा होगा, इंडिया का डीआरडीओ ने भी बनाया पिछले साल जी 2020 में, वो यूज हुआ है रेड फोर्ट के ऊपर हमारे फंक्शन में। और ये भी 3 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकता है, 2.5 किलोमीटर तक अटैक कर सकता है। और अपना भी हमारा ये सिस्टम है। लेकिन एक चीज और देखने की बात है वोरा साहब, कि ये एक तो सिस्टम जो है, ये एक सिस्टम काफी नहीं है सारे ड्रोन्स के लिए। ड्रोन्स भी इतने तरह के हैं, तो जो सिस्टम है वो मल्टीपल होना चाहिए और मल्टीपल थ्रेट को डील करना चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है, जो वर्ल्ड में काम चल रहा है इसके बारे में, तो पहला जैसे मैंने बताया आपको डिटेक्शन और ट्रैकिंग है, वो हाइब्रिड सिस्टम आ रहे हैं। अब वो क्या करेगा, वो आपका एक्टिव और पैसिव दोनों होगा। एक्टिव हो गया आपका रडार, पैसिव हो गया आपके रेडियो सिग्नल्स, हीट सिग्नल्स, विजुअल सिग्नल्स, थर्मल सिग्नल्स, मोशन सेंसर्स, ये सारों को लेके कंपोजिट पिक्चर बनाएगा। और आर्टिफिशियल इनेबल्ड हो तो वो आपको सोल्यूशन भी देगा कि हाँ भाई, ये सारे सिग्नेचर से लगता है कि ये वाली थ्रेट है ये। तो हमने तो एक यहाँ तो तक सुना है सर एयर मार्शल साहब की आजकल ऐसे ड्रोन भी यूज होने शुरू हो गए हैं कि वो एक्सप्लोजिव लेके आते हैं और किसी अगर बिल्डिंग पे गिरा रहा है तो खुद भी गिर जाएंगे वहां पे, तो ड्रोन तो नष्ट, हाँ, जब तक आप उसको गिराएंगे ड्रोन मारा तो नीचे आ जाएंगी एक्सप्लोजिव के तो साथ। ऐसे ऐसे ड्रोन भी हैं, ऐसे ड्रोन भी हैं जो खुद ही वेपन है। जी वो खुद वही ही तो कह ड्रोन रहा जाता है, वो ऑर्बिट करता है, और टारगेट उसमें फीड होता है, जैसे ही सर्च भी करता है वो, और जैसे ही उसको टारगेट मिलके वो अटैक भी करता है। तो ऐसे ड्रोन भी हैं। तो आई मीन, ये जैसे हम लोग बोल रहे थे कि बहुत बड़ा ये खतरा है। तो जैसे बहुत हम बात कर रहे बहुत। थे कि उसको गिराने के लिए, तो गिराने के लिए दोनों तरह के काम हो रहे हैं। जो हाइब्रिड सिस्टम्स आएंगे उनमें सॉफ्ट किल भी होगा और हार्ड किल भी होगा। तो इस तरह से काम हो रहा है इसमें। मुझे लगता है ये खतरा पिछले जो बहुत सारे खतरे थे जो ह्यूमन बॉम्ब के रूप में या व्हीकल यूज करना, उसमें बॉम्ब लेडन एक्सप्लोजिव लेडन व्हीकल्स होते थे, उनके हाँ जी। मुकाबले दिस इज मच मच चीपर एंड इट कैन इन्फ्लिक्ट मच मोर डैमेज ऑन अस एक्चुअली। जी और हाँ। हिंदुस्तान इतना बड़ा कंट्री है, 6 8 10 हजार का ड्रोन खरीद के लोग डैमेज कर सकते हैं।
कल्पना नहीं की जा सकती बिना ह्यूमन टच के, कल्पना भी जी नहीं हाँ। होती है। हम्म, अब भारत कर क्या सकता है इसमें? हाँ जी। अच्छा, तो मैं आ रहा हूँ उस पे। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ। जब ये इसकी रिसर्च हो रही है इसको गिराने के लिए, हार्ड किल सॉफ्ट किल की हमने बात की गन फायर से और दिस थिंग, बड़े मजे की बात यह है कि इसमें मजे तो मतलब मजा तो नहीं, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि यू नो ऐसे सिस्टम भी बने हैं जिसमें नेट से गिराया जा सके। वो बंदूक है, वो नेट फायर करता है, तो नेट जाके उसके ऊपर गिरता है और वो उसका प्रोपेलर वगैरह रुक जाता है और वो गिर सकता है। तो ऐसे सिस्टम भी बने हैं। कई कंट्रीज ने एक्सपेरिमेंट किया है कि बर्ड्स को ट्रेन करने के लिए, काइट और आपके ईगल वगैरह जो क्लास की बर्ड्स है बड़ी वाली, तो छोटे ड्रोन को जाके पकड़ लेंगी वो। तो वो भी ट्रायल हुए हैं। तो ये तो खैर इंटरेस्ट की तो बात थी, तो मैंने हम फिर से पंछियों के पास चले कहा हाँ गए। जी। तो आप बात कर रहे थे कि अब भारत जो कर क्या सकता है, अब हाँ करे क्या? हाँ इतना बड़ा देश और इतने बॉर्डर्स और इतने हाँ, खतरे। तो हाँ जी। तो भारत में क्या अभी काफी कुछ काम हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले कई सालों से। तो पहले तो इसमें पूरी जो मैं बड़े स्तर पे बताना चाहूंगा कि पहले तो इसमें पॉलिसी बनाई गई है। जैसे मैंने बोला कि मौका एनडीजीसीए वगैरह ने पॉलिसी बनाई है। तो वो पॉलिसी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, उसमें एयरफोर्स भी इन्वॉल्व था वन ऑफ द दिस थिंग। और पॉलिसी में क्या है कि सारे एस्पेक्ट उसमें देखे जाते हैं कि लाइसेंसिंग कैसे होगी, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, प्रोक्योरमेंट कैसे होगा, मैन्युफैक्चरर के लिए क्या रूल्स होंगे, अच्छा ऑपरेटर के क्लियरेंसेस क्या क्या लेनी पड़ेंगी, गाइडलाइंस क्या होंगी इंडस्ट्री के लिए, अच्छा लाइफ वर्दीनेस के लिए, फ्लाइंग वर्दीनेस और लाइफ के लिए, ड्रोन के लिए कैटेगराइजेशन, उनका डिफरेंट क्लासिफिकेशन, नाइट ऑपरेशंस की सेफ्टी, तो सारे मुद्दे उसमें रखे गए हैं। अब उसमें जैसे क्वेश्चन जो है, अगर वेयर, हु एंड हाउ, तीन क्वेश्चन उसमें एड्रेस होते हैं। अच्छा वोरा साहब, इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो जी। रेगुलेशन आप बनाएंगे उसमें बैलेंस रखने की जरूरत है कि जो गुड ड्रोन है, जो बैड ड्रोन है, कि गुड ड्रोन को एटलीस्ट फ्रीडम मिले और बैड ड्रोन को एटलीस्ट से सिक्योरिटी और सेफ्टी भी मिले। अब जैसे एक प्रोसीजरल इशू हो गया, अब आप गुड ड्रोन को फ्रीडम देना चाहते हैं फ्लाइंग के लिए, तो उनका कॉरिडोर बना दिया आपने, किस कॉरिडोर में गुड ड्रोन कैन फ्लाई। अब आप बैड ड्रोन को एक एरिया में नहीं आना देना चाहते, जैसे एयरफील्ड हो गई या वीएवीपी हो गया, तो आपने वो नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया। तो ये सारे इसमें आते हैं। अच्छा, दूसरा मुद्दा आता है इन्फोर्समेंट का। अब इन्फोर्समेंट के लिए चाहिए आपको पुलिस, पैरामिलिट्री वगैरह। अब उनको आप इक्विप भी करना पड़ेगा। अब इक्विप करने के लिए उसको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी उनको। फिलहाल उनको तो वो बिल्कुल ट्रेंड नहीं है। हाँ, उनको रूल्स ऑफ एंगेजमेंट पूरे सिखाने पड़ेंगे। ठीक है, एसओपी बनानी पड़ेगी कि कैसे इनको डील किया जाए। तो ये एसओपी भी बन चुकी है, इसमें भी एयरफोर्स का हाथ था, उसमें काफी हेल्प की है। और ट्रेनिंग में भी एयरफोर्स ने इनको हेल्प की है कि ड्रोन को कैसे रिकग्नाइज किया जाता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किस तरह के ड्रोन होते हैं, किस तरह का थ्रेट होता है। तो ये सारी ट्रेनिंग में और एसओपी बनाने में और रेगुलेशंस बनाने में एयरफोर्स ने काफी साथ दिया है सारे स्टेक होल्डर्स का। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जैसे डील करने के लिए एसओपीज बनाई है, उसमें रूल्स ऑफ एंगेजमेंट भी होने पड़ेंगे, क्योंकि फायरिंग कर रहे हैं आप अर्बन एरिया में अगर है तो। अच्छा, दूसरी चीज इसमें और भी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ जाती है। अब जैसे नाइट विजन गॉगल्स हो गए, आपके बाइनोकुलर्स हो गए, सीसीटीवी हो गए, वॉच टावर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक फेंसेस हो गए, मोशन सेंसर्स हो गए, आपके ग्रिड मैप, अगर आप एरिया है किसी कोई जैसे एयरफील्ड का, उसमें ग्रिड मैप होना चाहिए ताकि जब आप बात कर रहे हैं तो आप बता सकें कि कहाँ पर है एग्जैक्टली ड्रोन। तो उसमें क्या है, अल्फा न्यूमेरिक ग्रिड मैप होते हैं। कम्युनिकेशन आपको चाहिए, ऑप्स रूम चाहिए। तो हर एक एरिया जो सिक्योर करना है उसमें ये एडिशनल इनपुट्स की भी, इन एडिशनल इक्विपमेंट की भी जरूरत है। तो रेगुलेशन जो है वो बन चुके हैं, ट्रेनिंग हो चुकी है, इन्फोर्समेंट काफी हो चुका है। अब आप देखिए, जैसे मैंने बताया डीआरडीओ भी काम कर रहा है, उसमें प्राइवेट इंडस्ट्री को भी आने की जरूरत है, क्योंकि जो नंबर्स रिक्वायर्ड हैं जो एंटी ड्रोन सिस्टम वो बहुत लार्ज है। वो हमारे प्राइवेट इंडस्ट्री को उसमें आना पड़ेगा ताकि वो ये सिस्टम बना सके। तो डीआरडीओ के साथ काम करना पड़ेगा उसको। तो काफी आ, मतलब पैरेलल में काफी चीजों पे काम हो रहा है भारत में। ऐसा नहीं है कि वी आर, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, इसमें काम हो रहा है। और इसमें और भी काम करने की जरूरत है पूरे वर्ल्ड में। एक्चुअली पूरा वर्ल्ड इसमें जूझने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहा है उसमें। और ये जो वॉरफेयर है ये चलती चलेगी आगे और धीरे धीरे इवॉल्व होगी। जो हमने तो एक बात सीखी है एयर मार्शल साहब की जिंदगी हाँ में, जिस जी, जिस विभाग में काम किए हैं, कि चोर सिपाही से एक कदम आगे चलता है और आगे की हाँ सोचता है।
और वो मेजर चैलेंज होता है। हमने सोचा नहीं था कि जम्मू एयरबेस पे भी अटैक हो सकता है इस ढंग से। और मैंने कहा ना, वो आगे की सोचते हैं, जब तक हम 2 कदम चलते हो 4 कदम आगे जा चुके होते हैं। ये ही क्राइम वर्ल्ड की एक खास बात है कि वो हमारी सोच से आगे जाते हैं और हम उनके साथ पेस नहीं रख पाते हैं बहुत बार। तो ये एक मेजर चैलेंज होगा सर यहाँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। तो एंड में मैं अगर पूरे मुद्दे को अगर जी जी जी, 3-4 सेंटेंस वही में अगर वही मैं कहना चाह रहा हूँ। वही कहना अगर चाहे, आपने तो बड़ा अच्छे तरह से कहा है। तो एक तो पहली चीज की ये जो वॉरफेयर है, जैसा कि मैंने बोला कि ये एवोल्यूशनरी है, ये आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। दूसरी चीज, पूरा दुनिया इससे जूझने की कोशिश कर रहा है और उसकी सॉल्यूशंस निकाल रहा है। और तीसरी चीज जो है कि इसको जो डील करने के लिए मल्टी लेवल पे डील करना की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एजेंसी या कोई डील कर सकती है, इसमें कॉमन आदमी का भी बहुत बड़ा हाथ है एंड जरूरत है। एंड इसको डील करने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स और मल्टी लेवल पे इसको डील करने की जरूरत है। और लास्ट में जो अभी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो हमारा जो पेस थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसमें पेस हमारा जो एक्सेलरेटर पे पैर रखने की जरूरत है हर एक फील्ड में, ताकि हम इसमें, जैसा कि आपने बोला कि खुरापाती दिमाग हमेशा एक कदम आगे चलता है, तो हमको थोड़ा एक्सेलरेटर पे रखने की जरूरत है ताकि हम भी थोड़ा आगे बढ़ सके इसमें बिल्कुल सही मिटिगेशन कहा, के लिए। बिल्कुल सही जी कहा। जब जब भी हम स्मगलर्स को पकड़ते थे तो हमेशा नेक्स्ट टाइम उसकी मोडस ऑपरेंडाई अलग हो जाती थी और वो हमसे 2 कदम आगे निकल जाते थे। जी हाँ। ये चीज हमने महसूस की है। और ये सारे रेगुलेशंस जो हम बनाने जा रहे हैं, जो भारत में बनने जा रहे हैं, वो सारे के सारे आम आदमी के लिए हैं, या यहाँ पर जो एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेटअप है, उनके लिए हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए नहीं है। और वो जी हमसे हाँ। 2 कदम आगे रहेंगे। और हमारे बॉर्डर्स इतने बड़े हैं कि जहां पर खतरे हमेशा रहेंगे, क्योंकि हर जगह हमारी एनफोर्समेंट नहीं हो सकती। हर कदम पे, जी हर मील पे, हर किलोमीटर पे हम अपने सिपाही तैनात नहीं कर सकते, एक्सपर्टीज तैनात नहीं जी कर हाँ। सकते। हजारों किलोमीटर लंबी हमारी ये कोस्ट लाइन है और साथ में बॉर्डर के जो एरियाज हैं वो हैं। तो इतने बड़े खतरों को देखते हुए दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कंबाइंड जॉइंट कलेक्टिव एफर्ट होना पड़ेगा, जहां जनता भी जागरूक रहे और जो हमारी संस्थाएं हैं भारत सरकार की, वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, आर्म फोर्सेज है, वो तो वैसे भी, उन्हें तो हमेशा हमारा सलाम है कि जो कार्य कर रहे हैं देश की सेवा में, वो तो सर्वोच्च पदक के हकदार हमेशा रहे हैं। तो उसी स्पिरिट को सलाम करते हुए मैं एयर मार्शल साहब अनिल खोसला जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने आज हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जो कि अदरवाइज उपलब्ध नहीं है। तो धन्यवाद आपका सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और जानकारियां दी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी वरुण साहब, थैंक यू वेरी मच। तो दर्शक मित्रों, लेते हैं आपसे विदा और जल्दी मिलेंगे अगले मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद आप।